ठीक है बच्चों, अपन स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। नया चैप्टर है क्लास 12 का, छोटा सा है, काफी सारे पार्ट इसके अंदर से रिड्यूस हो गया है। जितना है उतना हमको बड़ा फास्ट पढ़ना है। ठीक है, न्यू केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो अपन एक एक करके इस चैप्टर को देखते हैं। होता क्या है इस चैप्टर के अंदर, सबसे पहले तो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की ब्रांच का वो पार्ट है which deals with rate of reaction, किसी भी रिएक्शन की स्पीड, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इनके बारे में ये हमको बताती है। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हमको केमिकल काइनेटिक्स के अंदर बच्चों पढ़ना होगा। ठीक है, अब देखो केमिकल काइनेटिक्स में हमको सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आया है रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये नया वर्ड है। ठीक है, इनके ऊपर ये चैप्टर पूरा बेस्ड है। दोनों अपन एक एक करके पढ़ेंगे। पहले इस चैप्टर को मैं कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट है, इस चैप्टर के अंदर हमको देखना पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट जो है थर्ड नंबर का पार्ट जिसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन, और लास्ट वाला पार्ट है जो हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है वो आरएनएस इक्वेशन। इसके अलावा बहुत सारा पार्ट है जो रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, इन पार्ट्स के अंदर इस चैप्टर को अपन को पढ़ना है। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आप देखोगे बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी लास्ट मैंने आज जो सिलेबस देखा था उसमें आइसोमेरिज्म टॉपिक को हटा दिया गया है। तो आप सब दो लोग देख लेना। ठीक है, उसको मैं अब आगे नहीं पढ़ाऊंगा। जितने टॉपिक में से क्वेश्चंस बन रहे हैं वो 19 में से बनेंगे। सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए, उसमें आईयूपीएसी नेम आना चाहिए, वर्नल थ्योरी आनी चाहिए, सीएफटी थ्योरी क्या होती है वो आना चाहिए, और बीपीटी क्या होती है, बड़ा शॉर्ट में है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उस चैप्टर को अच्छे से याद कर लेना। अब अपन केमिकल काइनेटिक के अंदर एक एक करके सबसे फर्स्ट ये स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड है ना। तो रिएक्शन की स्पीड जो होती है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करती है, क्या होता है उनके अंदर, ये सारी चीजें अपन देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है, रेट होती है, वो डिपेंड करती है। कैसे पता लगाते हैं, सपोज कोई रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में, आर रिएक्टेंट है और पी प्रोडक्ट है। क्या होता है, कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो क्या होती है, खत्म हो जाती है ना। तो खत्म होने के बाद में बच्चों जो टाइम लगता है उस रिएक्टेंट को खत्म होने में, उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सक्यूज मी, है ना। किसी भी रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन किसकी, आर और पी। एक्चुअली क्या होता है, देखो बच्चों, जो रिएक्टेंट होता है वो टाइम टू टाइम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में डिक्रीज होता जाता है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड, एक रिएक्शन है
वो किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज हुआ, ओपन टाइम टेकन। अगर मैं यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ग्राफ बनाऊं तो आपको ऐसा लगेगा जिसके अंदर एक तरफ अगर मैं ले लूं यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और एक अगर मैं यहाँ पे ले लूं टाइम, तो क्या होगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डाउन होती जाएगी, है ना, टाइम टू टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डाउन होगी। अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है, तो मुझे यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए, तो टाइम चाहिए और वहाँ पे एक कंसंट्रेशन चाहिए। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे सपोज R1 थी, यहाँ पे R2 है, ये T1 टाइम है और ये T2 टाइम है, ठीक है। अगर इन दोनों का गैप है मेरे पास में और ये टाइम का गैप है मेरे पास में, तो मैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम से मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूँ कि रिएक्शन कितनी जल्दी खत्म हो रही है और रिएक्शन कितनी जल्दी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। आपने एक चीज देखी होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में डिक्रीज होती है ना। अगर मैं यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखूं तो क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन R1 थी T1 टाइम पे, R1 में से R2 ही रही है, तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय इस टाइम पीरियड का जो टाइम है वो T1 माइनस T2 है ना। जो कंसंट्रेशन ये थी इनिशियल माइनस आफ्टर डिवाइड बाय T1 माइनस T2, है ना। अब डेल R डिवाइड बाय डेल T बोलते हैं इसको, ठीक है। अब चूंकि रिएक्टेंट की रिएक्शन जो कंसंट्रेशन थी वो टाइम से के साथ में डाउन होती है, इसलिए इसके आगे रेट ऑफ रिएक्शन में आगे नेगेटिव का सिंबल लगाते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में, तो डेल R डिवाइड बाय डेल T और आगे नेगेटिव का सिंबल ये बताता है हमको कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ में क्या होती है, कम होती है। अगर सेम टू सेम मुझे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखनी है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनिशियल कम रहेगी, बाद में बढ़ जाएगी, है ना, और डिवाइड बाय टाइम टेकन डेल P ओवर डेल T। अब ये क्या है, टाइम के साथ में बढ़ती है, इसलिए हमको यहाँ पॉजिटिव का साइन रहता है आगे, और पॉजिटिव के साइन को दिखाने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो दोनों मैंने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन डेल R डिवाइड बाय डेल T और डेल P डिवाइड बाय डेल T। अब क्या होता है, इसकी जगह ये एवरेज जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है किसी भी रिएक्शन में वो लिखना सही नहीं है, इसलिए इसकी जगह लिखा जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस ये होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मैंने बोला कि कोई रिएक्शन 10 बजे स्टार्ट की, 12 बजे वो रिएक्शन खत्म हो रही है ना, और मैं आपको पूछता हूँ कि 11:10 के और 5 सेकंड पे, 5 सेकंड और 10 मिली सेकंड पे बताओ उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो ये क्या है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर मैं अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा हूँ तो ये रेट ऑफ रिएक्शन होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन हर माइन्यूट टाइम के ऊपर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और इस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को ना शो करके हम क्या लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मेरे को रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखना है, इसको मैं लिखूंगा DR, R क्या है, कंसंट्रेशन, ठीक है, डिवाइड बाय dt, डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अगर मुझे इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखूंगा, dP डिवाइड बाय dt। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम के साथ में, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंज हुआ बच्चों एक टाइम के अंदर, उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन लिखते कैसे हैं, एक्चुअल तरीका तो ये है, लेकिन हम क्या करते हैं, अब केमिस्ट्री में हर जगह इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ही लिखी जाती है, पर्टिकुलर टाइम की बात होती है इसकी, है ना। अब एक्चुअली क्या है, जैसे कोई मेरे पास में रिएक्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में रिएक्टेंट है A और B, ये कोई रिएक्टेंट है और इनसे C का फॉर्मेशन हो रहा, C प्रोडक्ट है इसके अंदर। बताओ इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी
अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो बड़ी सिंपल है बच्चों। कैसे लिखूंगा मैं एवरेज के लिए? तो कि डेल ए डिवाइड बाय डेल टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। मैं तीनों तरीके से निकाल सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। ए की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, इससे भी मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूँ। बी की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, यहाँ से भी मैं निकाल सकता हूँ। सी किस रिएक्शन से, किस रेट से बन रहा है, वहां से भी मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूँ। तो इनिशियल अगर ए की फॉर्म में लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या लिखूंगा? डेल ए डिवाइड बाय टी, और इसके अगर आगे नेगेटिव का सिंबल लगाऊंगा, ठीक है। यही इक्वल होगी किसके? इक्वल होगी रेट ऑफ रिएक्शन के माइनस डेल बी, मतलब बी की कंसंट्रेशन में जो कमी हुई डेल टी, और यही किसके इक्वल होगी? डेल सी डिवाइड बाय डेल टी। तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे और तीनों को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तीनों की कंसंट्रेशन में जो चेंज हुआ, ए की कंसंट्रेशन में जो चेंज हुआ, बी की कंसंट्रेशन में जो चेंज हुआ, और सी की कंसंट्रेशन में जो चेंज हुआ, उसको अपन क्या बोलेंगे? चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन। और यही रेट ऑफ रिएक्शन होती है, तीनों की कंसंट्रेशन में जो चेंज हुआ। बस सिंबल का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर रिएक्टेंट है तो मुझे आगे माइनस का सिंबल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट है तो अल्टीमेटली क्या लगाना पड़ेगा? प्रोडक्ट है तो अल्टीमेटली यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा पॉजिटिव का सिंबल, ठीक है। पॉजिटिव का तो ऐसे नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा। अगर इस रिएक्शन के अंदर ये तो होगी रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन आपको इसमें साथ में लिखा जाता है फॉर्मेशन रेट, ठीक है। अब इसमें देखोगे आप तो ए क्या है? टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है, बी टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है, और सी टाइम के साथ में बढ़ रहा है, ठीक है। तो तीन चीजें मिलती है आपको। एक तो लो की तो मिलती है आपको डिसोसिएशन रेट, डिसोसिएशन रेट ऑफ ए। ए टाइम के साथ में क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। तो इसको कैसे लिखोगे आप? माइनस डेल ए डिवाइड बाय डेल टी, ठीक है। ये ए के टूटने की, डिसोसिएट होने की रेट है, ठीक है। और यही रेट ऑफ रिएक्शन भी है। अगर मैं वही डिसोसिएशन रेट ऑफ बी बोलूं तो क्या होगी? माइनस डेल बी डिवाइड बाय डेल टी। इसको कोष्टक में बंद कर देना ताकि कंसंट्रेशन आपको पता चल जाएगी, ठीक है। और फॉर्मेशन रेट ऑफ ए क्या हो? सॉरी, फॉर्मेशन रेट ऑफ सी। सी क्या है? प्रोडक्ट है और ये बन रहा है, तो इसको कैसे लिखूंगा? डेल सी डिवाइड बाय डेल टी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैंने तीन रेट लिखी है। डिसोसिएशन रेट ऑफ ए, ए के डिसोसिएट होने की रेट है वो माइनस डेल ए डिवाइड बाय डेल टी, ठीक है। बी के माइनस डेल टी डिवाइड बाय डेल, और सी के बनने की डेल सी डिवाइड बाय डेल टी। रेट ऑफ रिएक्शन और डिसोसिएशन रेट इसमें इक्वल है, ठीक है। लेकिन जो ही आपके यहाँ पे मोल आ जाते हैं तो वहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाता है बच्चों। कैसे गड़बड़ होता है? एक्चुअली कोई भी हो रिएक्शन, उसमें रिएक्टेंट को इसी फॉर्म में लिखा जाता है डिसोसिएशन रेट में, ठीक है। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल आ गए तो ऐसी कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाती है। ये तो सिंपल मेथड है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। याद रखना इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ये बोलते हैं डिसोसिएशन रेट, और ये होगी फॉर्मेशन रेट। अब सपोज इस रिएक्शन के अंदर मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे 2a प्लस b कन्वर्ट हो रहा है सी में, ऐसी कोई रिएक्शन है, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। मैंने क्या चेंज किया है? यहाँ पे a के आगे 2 मोल कर दिए हैं, b को एज इट इज रहने दिया। अब इस रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है मेरे को, तो यहाँ पे मेरे पास में मोल जो है उनको लिखना पड़ेगा, मोल को कंसीडर करना पड़ेगा। और मोल को कैसे लिखते हैं? मोल को लिखूंगा मैं आगे 1/2 करके, ठीक है। 1/2 माइनस 1/2 डेल ए डिवाइड बाय डेल टी इज इक्वल टू डेल बी डिवाइड बाय डेल टी डेल सी डिवाइड बाय डेल टी, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? इन द रेस्पेक्ट ऑफ ए माइनस 1/2 डेल ए डिवाइड बाय। आपको क्या करना है? जो नंबर ऑफ मोल है उसको आगे 1/2 कर देना है। अभी दूंगा बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर, जितने सॉल्व करोगे उतने फास्ट आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है।
डिसोसिएशन रेट ऑफ ए क्या होगी माइनस डेल ए डिवाइड बाय डेल टी, ठीक है, एज इट इज रहेगी। डिसोसिएशन रेट में कभी भी आप ये 2 से जो डिवाइड किया है वो आगे नहीं लगाओगे, यही डिफरेंस है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट डिसोसिएशन रेट में, ठीक है। ए की डिसोसिएशन रेट तो एज इट इज रहेगी, वहां पे आपको मोल बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको रेट ऑफ रिएक्शन में मोल बताने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। डिसोसिएशन रेट ऑफ बी एज इट इज रहेगी, मोल इसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। फॉर्मेशन रेट ऑफ सी एज इट इज रहेगी, यहाँ पे भी मोल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन और डिसोसिएशन रेट आपको पता होनी चाहिए। अगर सपोज कोई रिएक्शन है, मैं दूसरा एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको। N2 + 3H2 एक रिएक्शन है और एक प्रोडक्ट बन रहा है 2NH3, है ना। इस रिएक्शन के अंदर मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा मैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 की कंसंट्रेशन में जो चेंज हुआ डिवाइड बाय डेल टी, और यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगाया क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, इज इक्वल टू, या तो मैं इससे भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूँ, यहाँ मेरे पास में दूसरा पार्ट है, मेरे पास में अगर ऐसा हो -1/3 डेल H2 कंसंट्रेशन चेंज इन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में जो चेंज डिवाइड बाय टाइम टेकन, या फिर मैं इससे भी निकाल सकता हूँ 1/2 डेल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया NH3 डिवाइड बाय डेल टी। तीनों मेरे पास में रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिसोसिएशन रेट लिखना चाहूँ, डिसोसिएशन रेट ऑफ अमोनिया, सॉरी डिसोसिएशन रेट ऑफ N2 डिसोसिएट हो रहा है और H2 डिसोसिएट हो रहा है, अमोनिया तो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। डिसोसिएशन रेट क्या होगी माइनस डेल N2 डिवाइड बाय डेल टी। अब देखो इसमें आगे अगर D लिखा हो तो आप अपने आप समझ जाना, अगर वहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है, अगर डेल किया हुआ है तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। सेम टू सेम डिसोसिएशन रेट किसकी है? H2 की। H2 की क्या लिखूंगा -1/3 इसमें नहीं आएगा, डेल H2 डिवाइड बाय डेल टी, और लास्ट है फॉर्मेशन रेट की बात करूं अगर मैं, तो फॉर्मेशन रेट क्या हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों डेल NH3 डिवाइड बाय डेल टी, ठीक है। तीनों ही केस आपको क्लियर है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल को यूज करना है, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल आपको यूज नहीं करने हैं। अब डिसोसिएशन फॉर्मेशन रेट अलग है, ठीक है, क्योंकि वो आपको मोल को कंसीडर करने का मना करती है। एक्चुअली क्या होता है, कितने भी मोल पड़े हो, इनको डिसोसिएट कैसे हो रहा है, तो ये एज इट इज इसी फॉर्म में डिसोसिएट हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन की एक्चुअल फॉर्मेशन की बात करती है ना, वो ये बताती है कि उसके अंदर सारे मोल्स कितने थे और किस हिसाब से वो टूट रहा है। तो दोनों ही केस के अंदर आपको ध्यान, ये खाली इंडिविजुअल बात करती है, ये तीनों सारे रिएक्टेंट्स होते हैं उन सब की कंडीशन देके बात करती है। इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा बच्चों, मेरे को मोल को कंसीडर करना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, आप लोगों को पता चल गया कि किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है तो वो टाइम के साथ में डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ में क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करने पड़ते हैं, मैं आपको कल करवाता हूँ, आज इतना पढ़ो, फिर कल के वीडियो में पूरा आपको डिटेल से बताता हूँ।